नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत सारे लोगों का। मुझे एक बात बताएं, क्या अभी तक जितना हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, क्या वो सब कुछ तैयार है? क्यों भाई, जितना अभी तक हमने अध्ययन किया हुआ है, क्या वह सब कुछ आज तक की सारी बातें बिल्कुल तैयार मोड में है, हाँ या ना? तैयार हैं। तो क्या कुछ प्रश्नों के माध्यम से जांचा परखा जा सकता है? क्या 8, 10, 15 प्रश्न मैं पूछ सकता हूं, ताकि मुझे भी विश्वास रहे कि आप लोग सही दिशा में रोज का रोज काम तैयार करते हुए चल रहे हैं। अगर रोज का काम रोज तैयार हो जाए, सारी बातें याद रहे, तब आगे बढ़ने में मजा भी आएगा और रिजल्ट की गारंटी भी रहेगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना नुकसान ही करेंगे। फिलहाल कुछ बातें जो कि नवपाषाण काल से हमें करनी है, वह हम लोग अभी शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ बातें जो कि मध्य पाषाण काल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कुछ बातें शैल चित्रकारी को लेकर के हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। लिखा हुआ देख लेंगे, जुबान से सुन लेंगे, तो लंबे समय तक के लिए याद भी रहेगा। इसके बाद कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा। मध्य पाषाण काल से ही संबंधित वह प्रश्न होंगे। उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से तैयार होगा, आप उत्तर भी करेंगे। शैल चित्रकारी के संदर्भ में मध्य पाषाण काल निश्चित रूप से विश्व मानचित्र पर, प्राग ऐतिहासिक मानचित्र पर भारत को स्वर्ण अक्षरों में सुशोभित करता है। जब शैल चित्रकारी की बात किया जाता है मध्य पाषाण कालीन, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि लगभग 3/4 जो गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, वह विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय किसी को नहीं होगी। क्यों भाई, लगभग 3/4 जो यह गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और शैल चित्रों की जब बात आती है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 150 स्थल गुफाओं से इस काल के शैल चित्र, गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। और मुख्य रूप से अगर कुछ स्थलों पे बात किया जाए, तो आपको जानकारी है कि यह जो शैल चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, शैलाश्रयों के अंतर्गत, ये तत्कालीन मानव समुदाय का जो सांस्कृतिक जीवन रहा, इस सांस्कृतिक जीवन को अभिव्यक्त करते हुए रहे हैं। अर्थात शैल चित्र निश्चित रूप से इस काल की जानकारी के एक प्रामाणिक साधन के रूप में माने जाते हैं। लगभग 150 स्थलों से या गुफाओं से इस काल के इस प्रकार की चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इनमें अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए, तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण है, वह नाम निश्चित रूप से याद हमें कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो भीमबेटका का नाम सबसे पहले आ जाता है। भीमबेटका के अलावा आदमगढ़ निश्चित रूप से आपको याद होगा। इसी के साथ साथ खार नाम का भी स्थान है मध्य प्रदेश में।
फिर जौरा, जौरा नाम का स्थान। फिर लखजोआर, लखजोआर, लखजोआर। इसी कड़ी में कठोरिया नामक स्थान भी मध्य प्रदेश में है, जहां से इस काल के शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। याद रहेगी बात। ये कुछ मध्य प्रदेश के ऐसे स्थल हैं जहां से शैल चित्रों की जानकारी हो रही है। क्लियर है बात। सारा का सारा यह कुछ पीडीएफ में नोट भी है, आपने पढ़ भी लिया होगा, नोट भी किया होगा। इसमें जो जौरा है यह महत्वपूर्ण थोड़ा सा इस वजह से हो जाता है क्योंकि कई बार पौराणिक तौर पे हम लोग धरती, आकाश, अग्नि इस प्रकार के कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अभिव्यक्ति या कहानियां भी पढ़ते हैं। तो जौरा से इस प्रकार की कुछ चित्रकारी प्राप्त हुई है जहां पे पृथ्वी, आकाश और अग्नि संबंधी कुछ अभिव्यक्ति प्रतीक के रूप में देखने को मिलती है। इसी कड़ी में कुछ और बातें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सुहागी घाट निश्चित रूप से आपको पता है। सुहागी घाट, मोराहना पहाड़ का जो क्षेत्र है, इसी कड़ी में प्रतापगढ़ नहीं आदि तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं, विशेष रूप से मिर्जापुर कह लें, जहां से इस काल के शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में उड़ीसा एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखने को मिलता है। उड़ीसा, सुंदरगढ़ और संभलपुर क्षेत्रों से लगभग 55, कितने, लगभग 55 गुफा के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है, शैल चित्रों के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में यहां से एक स्थल लेखा मोढ़ा, लेखा मोढ़ा महत्वपूर्ण है। लेखा मोढ़ा भी शैल चित्रों के संदर्भ में, जहां से कुल 12 आश्रय स्थल ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, 12 आश्रय स्थल ऐसे, गुफा आश्रय ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जहां से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। उड़ीसा के जो भी आश्रय स्थल है, विशेष रूप से उनमें एक खास परंपरा यह देखने को मिलती है कि चित्र वहीं बन रहे हैं, सारे के सारे गुफा आश्रयों में चित्र वहीं बन रहे हैं जहां पे उस काल के लोग निवास करते थे। अन्यथा तमाम इवन विंध्य क्षेत्र में ही ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं अधिकांश कि जहां पे लोग रह रहे हैं वहां से कुछ हट करके ये चित्र देखने को मिल रहे हैं। एक विशेष बात रही इस काल के शैल चित्रण की कि आमतौर पे जहां मानव रहता था वहां से कुछ हट करके यह चित्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन उड़ीसा में विशेष रूप से एक खास परंपरा यह देखने को मिलती है, जहां मानव रह रहा है, जिन गुफाओं में रह रहा है, उन्हीं गुफाओं में ही शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं। उड़ीसा के सभी गुफाओं में एक ऐसी खास बात देखने को मिलती है। अन्यथा विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत या अन्य जो भी क्षेत्र हैं वहां पे कुछ उदाहरण जहां पे मनुष्य रह रहा है, जिन गुफाओं में, उन्हीं गुफाओं में चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, अन्यथा अधिकांश उदाहरण ऐसे हैं कि कुछ दूरी पर जा करके यह चित्रण किए गए हैं। अब कुछ ऐसे स्थान भी विंध्य क्षेत्र में विशेष रूप से पाए गए हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं। ऐसे भी तमाम सारे स्थल पाए गए हैं विंध्य क्षेत्र में
जहां पे अकेले किसी एक व्यक्ति को चढ़ पाना आसान काम नहीं था पहाड़ी पर। इससे यह स्पष्ट होता है कि शैल चित्रण के लिए कुछ ऊंचाई पर किन्हीं लोगों की मदद से चढ़ा गया होगा और वहां पे जाकर के चित्रकारी वगैरह की गई होगी। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण गुफा का नाम देखने को मिलता है केरल में, एजहुथु एजहुथु गुफा। याद करना है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहां से केरल की इस गुफा से भी इस काल का शैल चित्रण प्राप्त हो रहा है। सुहागी घाट के विषय में पहले भी आपको बताया हुआ है कि सुहागी घाट विश्व के प्राचीनतम शैल चित्रण की जानकारी प्रस्तुत करता है। सीएल कार्लाइल का नाम, काकबर्न का नाम, इन लोगों के द्वारा ही इस क्षेत्र में इस प्रकार के शैल चित्रण की खोज की गई थी। विश्व मानचित्रण में यह प्रथम ऐसे स्थल हैं 1867-68 के दौर के, जब पहली बार इस प्रकार के शैल चित्रण की जानकारी हो रही है। अब ये कुछ बातें रहीं शैल चित्रण से संबंधित। अब कुछ बातें जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जरा। अब मुझे एक बात बताएं कि यह जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य किसको प्राप्त हो रहा है या कौन प्रस्तुत कर रहा है? व्यक्ति का नाम बताएंगे। प्राचीनतम साक्ष्य, मध्य पाषाण काल से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य किसको प्राप्त हो रहा है, कहां से प्राप्त हो रहा है? जल्दी करेंगे, 10 मिनट, थोड़ा सा 8-10 प्रश्न पूछ लेते हैं। सीएल कार्लाइल को प्राप्त हो रहे हैं, कहां से प्राप्त हो रहा है और किस वर्ष प्राप्त हो रहा है? सीएल कार्लाइल को निश्चित रूप से 1867 का वर्ष था और विंध्य क्षेत्र, मोरहना पहाड़, मिर्जापुर क्षेत्र से नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या सीएल कार्लाइल अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक के तौर पर भी कार्य किए हुए थे, हां या ना? क्या इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या यह जो मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल की तुलना में एक ड्रास्टिकल चेंज, परिवर्तन वाला सांस्कृतिक जीवन प्रदर्शित कर रहा है? पूरा पाषाण काल के सांस्कृतिक जीवन की तुलना में क्या एक व्यापक परिवर्तन वाला सांस्कृतिक परिवेश मध्य पाषाण काल में देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से हां, देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? आपको बताया हुआ था, हिमयुग की समाप्ति होती है, प्लीस्टोसीन एज कंप्लीट हो रहा है, होलोसीन की शुरुआत हो रही है। होलोसीन के अंतर्गत ही मध्य पाषाण भी है, नवपाषाण भी है। वर्षा आदि की शुरुआत होती है, हिमयुग की समाप्ति हो रही है, बर्फ की चादर छटती है, घास के मैदान, वन आदि, वृक्ष आदि देखने को मिलते हैं। बड़े आकार के जो जीव थे उनकी समाप्ति होती है, छोटे आकार के जीवों की शुरुआत होती है। नहीं, जंगली स्वरूप वाले और पालतू पशु, इनकी शुरुआत होती है। अगर एक प्रश्न बना कि मध्य पाषाण काल में जो पालतू पशु एक हो सकता है, वह कौन था? बताया हुआ है, मध्य पाषाण काल में पालतू पशु एक और प्रश्न कि सीएल कार्लाइल की जब हम लोग बात करते हैं तो सीएल कार्लाइल ने अशोक का कोई एक लेख भी खोजा हुआ था, वह कौन सा लेख था?
पालतू पशु के उत्तर अभी तक नहीं आए। क्या पालतू पशु मध्य पाषाण काल का हिरण था, हां या ना करेंगे? आरजू जी आपने लिखा बैराट। ठीक है, बैराट लघु शिलालेख की खोज सीएल कार्लाइल ने किया था। फिर उसके बाद पालतू पशु में मैंने पूछा क्या हिरण था, तमाम सारे लोग कह रहे हैं हां, मैं कह रहा हूं नहीं। इस काल का सर्व लोकप्रिय पालतू पशु कुत्ता था, डॉग था। आपके कॉपी में लिखा हुआ है, नोट्स में है। ठीक है, अब मुझे बात बताएं, क्या मध्य पाषाण काल के लिए आद्य नव पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है, हां या ना? आद्य नव पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है? जी बिल्कुल किया गया है। अब मुझे बताएं, क्या महापुरा पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है? महापुरा पाषाण शब्द का प्रयोग हुआ है या अनुपुरा पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुपुरा पाषाण या महापुरा पाषाण, इन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। इस काल के जो उपकरण हैं, जिन्हें माइक्रोलीथ अर्थात सूक्ष्म या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है, इनकी लंबाई कितनी होती थी? क्या इनकी लंबाई 5 से 10 मीटर सेंटीमीटर कुछ ऐसी होती थी? 1 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ नहीं, 1 से 5 सेंटीमीटर। जी, 1.5 नहीं, 1 से 5। फिर एक प्रश्न, क्या विविध प्रकार के पत्थर के यह इस काल के उपकरण बनते थे या क्वार्टजाइट पत्थर के ही बनते थे? विविध प्रकार के पत्थरों के इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं ना? उत्तर है हां। प्रश्न यह बनेगा, इन विविध प्रकार के पत्थरों में भी विशेष रूप से कैल्सीडेनी प्रकार के पत्थर के उपकरण ज्यादा प्राप्त हुए हैं। लेकिन पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था कि दक्षिण भारतीय जो महापाषाण काल के स्थल हैं, वहां पे दूधिया अर्थात सफेद रंग के क्वार्ट्ज पत्थर के उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर भारत की स्थिति कैल्सीडेनी, दक्षिण भारत में सफेद रंग के क्वार्ट्ज पत्थर, क्वार्टजाइट। ठीक है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या सिर्फ ज्यामितीय आकार वाले उपकरण प्रयोग किए जाते थे, हां या ना? क्या सिर्फ ज्यामितीय आकार वाले उपकरण प्रयोग किए जाते थे? दोनों प्रकार के। ठीक है, ठीक है, दोनों प्रकार के, ज्यामिति और गैर ज्यामिति दोनों प्रकार के। ज्यामितीय प्रकार के उपकरणों में क्या अर्धचंद्राकार, समलंब इस प्रकार के, त्रिभुजाकार इस प्रकार के क्या उपकरण प्रयोग किए जाते थे? अर्धचंद्राकार, समलंब, समानांतर चतुर्भुज, त्रिभुजाकार इस प्रकार के ज्यामितीय आकार वाले प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, क्या मध्य पाषाण काल में नाव जो चलती है नदी में, क्या नाव वाली डोंगी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? डोंगी मतलब
पानी में चलने वाला नाव नहीं, लेकिन नाव के जैसा ही नाव का आकार थोड़ा सा ऐसा होता है और डोंगी कुछ ऐसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। क्या डोंगी का साक्ष्य मिल रहा है क्या? निश्चित रूप से इस काल में डोंगी का सर्वप्रथम साक्ष्य देखने को मिल रहा है, अर्थात नाव की शुरुआत इस काल में सबसे पहले देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ क्या इस काल में पहली बार प्रक्षेपास्त्र तकनीक की शुरुआत भी देखने को मिलती है? क्या इस प्रकार के उपकरण भी प्रयोग में लाए गए? ठीक है, लाए गए। मध्य पाषाण काल में क्या पहली बार भारत में मानव अस्थि पंजर, पशुओं के नहीं, मानव के मानव अस्थि पंजर क्या इस समय काल में मिलने शुरू हुए पहली बार, या इसके पहले ही मिलने शुरू हो गए थे सामान्य रूप से? इस काल में ही सबसे पहले मानव अस्थि पंजर मिलने शुरू हुए थे, मध्य पाषाण काल में। मानव अस्थि पंजर मिल रहे हैं तो तुरंत ही लगे हाथ एक तथ्य और, क्या इस काल में शवों के विसर्जन अर्थात अंत्येष्टि क्रिया, कर्मकांड वाली अंतिम क्रिया के साक्ष्य भी शुरू होते हैं प्रचलन में पहली बार? निश्चित रूप से हां, मृतकों के अंतिम संस्कार कर्मकांड वाली विधि की शुरुआत भी इसी समय काल से प्रचलन में देखने को मिलती है। ये जो कब्र होते थे, सामान्य रूप से इनकी दिशा क्या होती थी इस समय काल में? ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट, ठीक है। सूर्योदय सूर्यास्त से संबंधित विद्वानों ने इस संकल्पना को माना है। आपको यह भी बताया हुआ था कि इस काल में कुछ ऐसे स्थलों से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि उन क्षेत्रों में सामान्यतः नहीं मिलने चाहिए थे। इसका मतलब कि दूर दराज के क्षेत्रों से ढो करके उन सामानों को, आधारभूत सामानों को लाया जा रहा है और उनसे कुछ उपकरण औजार बनाए जा रहे हैं। नहीं, इसी कड़ी में आपको लंघनज भी बताया था। समुद्र तट से 400-500 किलोमीटर दूर है, लेकिन समुद्र तटीय क्षेत्र वाले कुछ उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। सराय नाहरराय महादाह के विषय में आपको बताया था, नहीं, दमदमा के विषय में आपको बताया था कि पहाड़ियां नहीं है, इसके बावजूद वहां पे भारी मात्रा में पत्थर पाए जा रहे हैं। जी, अब मुझे एक बात बताएं, क्या यह जो राजस्थान का क्षेत्र है मध्य पाषाण काल का, राजस्थान के कम से कम 4 स्थलों के नाम बताएं जिनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। 4 स्थल जिनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। कहीं देख करके तो उत्तर नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल कॉमन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर सोते बैठते हर समय पता ही होना चाहिए। हाँ भाई, मैं पूछ लेता हूं, आप मुझे बताएं, क्या राजस्थान से बागोर का स्थल प्राप्त हुआ है? बहुत बढ़िया अर्जु जी। बागोर, तिलवाड़ा, धनेड़ी, नहीं, ठीक है। बागोर, तिलवाड़ा, धनेड़ी, लेसुआ, नहीं, कनवास, और ये सारे स्थल राजस्थान के हैं। बागोर की बात किया जाए
बागोर, बागोर स्थल में उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया गया था? बागोर में उत्खनन कार्य, जी, कनवा, सोजत, लेसुआ, तमाम सारे स्थल हैं। बागोर बीएन मिश्रा के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये जो बागोर स्थल है किस नदी के तट पर स्थित स्थल है? बागोर, जी रेणु जी, बिल्कुल। किस नदी के तट पर स्थित है? कोठारी नदी आपको याद होगा, बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी, बीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया। बागोर के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन जोदड़ो हम लोग पढ़ते हैं मृतकों का टीला, कुछ वैसे ही महासतियों का टीला नहीं, महासतियों का टीला शब्दावली का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अगर प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा उत्खनित मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा था, ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता में मोहन जोदड़ो हो जाता है, हालांकि अब वास्तविक स्थिति बदल गई है, राखी गढ़ी में वृहद पैमाने पर उत्खनन हो चुके हैं मोहन जोदड़ो के क्षेत्र से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में। वैसे ही मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ा उत्खनित स्थल कौन सा है भारत में? क्या यह बागोर ही है? सबसे बड़ा उत्खनित स्थल मध्य पाषाण काल का भारत में बागोर ही है। यह जो बागोर है, क्या यहां से मध्य पाषाण हो ही गया? क्या यहां से ताम्र पाषाण काल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है क्या? बागोर से मध्य पाषाण काल का साक्ष्य तो प्राप्त हुआ ही है, क्या यहां से ताम्र पाषाण काल का भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ है? उत्तर है हां, ठीक है, ताम्र पाषाण काल का भी, लौह काल का भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। क्या यहां से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निश्चित रूप से प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का यहां से प्राप्त तो हुआ ही है। एक प्रश्न और बनता है कि सर्वाधिक मात्रा में लघु पाषाण उपकरण कहां से प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक मात्रा में लघु पाषाण उपकरण, यहीं से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक संख्या में लघु पाषाण उपकरण बागोर से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे उच्च कोटि का, सर्वाधिक उच्च कोटि के, परिष्कृत उच्च कोटि के लघु पाषाण उपकरण कहीं और से पाए गए हैं। सर्वाधिक संख्या में तो यहां से, लेकिन सर्वोत्कृष्ट प्रकार के माइक्रोलिथ कहीं और से पाए गए हैं। वह स्थान कौन सा है? वह स्थान लंघनज है, आपको पता होगा। फिर कुछ प्रश्न, क्या ये जो बागोर है यहां से वध स्थल अर्थात बूचड़ खाना का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है क्या? अगर याद हो तभी बताएंगे हां। मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। ठीक है, क्या यहां से झोपड़ी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है क्या, या आवास स्थल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है क्या बागोर से?
जी हां, प्राप्त हुआ है। क्या यहां से सिलबट्टे का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है? सिलबट्टा, यहां से सिलबट्टे का भी साक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त हो रहा है। फिर एक प्रश्न, क्या यहां से मृदभांड का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है क्या? महत्वपूर्ण, क्या मृदभांड का भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है? ठीक है, मुझे बताएं, क्या यहां से गैंडा, राइनो की हड्डी से निर्मित उपकरण का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है क्या? क्या बागोर से गैंडा या राइनो की हड्डी से निर्मित उपकरण का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है? रेणु जी, इस प्रश्न का उत्तर हां है। आरजू जी हां है। आकांक्षा जी हां है। सारे लोग गलत हैं, नहीं प्राप्त हो रहा है। यहां से नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि यह लंघनज से प्राप्त हुआ है। चले, आपकी पोल खुल गई है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, इतना मोटा प्रश्न था, इसका उत्तर निश्चित रूप से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जुबान पे नहीं याद है मतलब आपने पढ़ाई ठीक से नहीं किया है। आप सिर्फ चाहते हैं आगे बढ़ते जाएं, कोर्स खत्म होता रहे और बार बार फेल होते रहें। यह प्रक्रिया 4 आर्य सत्य वाली जो बुद्ध ने बताया हुआ है, न रुकने वाला प्रवाह है जीवन, वो चलता रहे। नहीं, बहुत मोटा यह प्रश्न था और बंद आंख हो, नींद में हो तो भी कोई पूछे तो इसका सही उत्तर निकलना चाहिए था। ठीक है, जो कि गलत हो गया। चले, आपकी कमजोरी आपको बताना चाह रहा था कि आप ठीक से याद नहीं कर रहे हैं। आते हैं नवपाषाण काल पे। अब ध्यान से देखेंगे जरा, नवपाषाण काल। एक प्रश्न बनता है कि नवपाषाण काल की शुरुआत जो भारत में मानी जाती है जिस समय काल से, और विश्व परिदृश्य में वैश्विक संदर्भ में जो नवपाषाण काल का समय माना जाता है, क्या वह दोनों एक ही है? पहले भी इस पे हमने बात किया हुआ है, बताएंगे हां या ना? क्या भारत में नवपाषाण काल का जो समय है, क्या ये वही है जो अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल के आरंभ का समय है? उत्तर है नहीं। समझिएगा, विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की जो शुरुआत मानी जाती है, कि वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत किस समय काल से हुई, तो यह माना जाता है कि लगभग 9000 ईसा पूर्व विश्व परिदृश्य में वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। लेकिन भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से नहीं मानी जाती है, बल्कि भारत में 4000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में नवपाषाण काल का आरंभ माना जाता है। पहली महत्वपूर्ण बात, तो वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत का समय अलग है, भारत में नवपाषाण काल के आरंभ का समय अलग है। बावजूद इसके भारत में कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है। भारत में कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है, जैसे जब हम लोग मेहरगढ़ का अध्ययन करते हैं तो मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कब का मिल जाता है हमें? 7000 ईसा पूर्व का मिल जाता है। कोल्डिहवा में 6000 ईसा पूर्व का चावल मिल जाता है। लहुरा देव में लगभग 8000 9000 बल्कि कह लें ईसा पूर्व का हमें चावल मिल जाता है।
कहने का मतलब कि आम तौर पे ऐसा माना जाता है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे मेहरगढ़, एक एग्जाम्पल लिया हमने। मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व देखने को मिलती है, और यह मेहरगढ़ मध्य पाषाण कालीन स्थल नहीं है, यह नवपाषाण कालीन स्थल है। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। कृषि की शुरुआत विधिवत रूप से मध्य पाषाण काल में नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार लहुरा देव, इसी प्रकार कोल्डिहवा आदि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे कृषि के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, और कृषि के प्रामाणिक साक्ष्य को मध्य पाषाण काल से नहीं जोड़ा जाता है, नव पाषाण काल से जोड़ा जाता है। बात स्पष्ट है? तो 3 बातें निकल करके आई कि वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। भारत में सामान्यतः इसकी शुरुआत लगभग 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। बावजूद इसके कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर वो सारे साक्ष्य 2000-3000 वर्ष पहले ही मिल गए, जो कि भारत के अधिकांश 4000-3000 ईसा पूर्व वाले नवपाषाण स्थलों से प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूं। विश्व के संदर्भ में 9000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। फिर प्रश्न बनता है कि नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे, जानकारी आपको पहले से। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? पहले ही हमने इस पे बात किया हुआ है। नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उसका नाम था जॉन लुबाक। नहीं, जॉन लुबाक के द्वारा इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और प्रश्न बनता है कि इसके द्वारा जिस किताब में इस शब्द का प्रयोग किया गया वह पुस्तक कौन सी थी? क्या इसकी पुस्तक का नाम प्री हिस्टोरिक इंडिया था? हां या ना? क्या जॉन लुबाक के द्वारा नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जिस किताब में, क्या उस किताब का नाम प्री हिस्टोरिक इंडिया था? हां या ना? सारे लोग बताएंगे। प्री हिस्टोरिक इंडिया था इसकी किताब का नाम। उत्तर नहीं आया अभी तक। बहुत बढ़िया रेणु जी, जी नहीं, गलत है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नहीं था, प्री हिस्टोरिक टाइम्स था किताब का नाम। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखना है, इसी से रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है भाई। जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया हुआ था। दूसरी बात कि एक दूसरे विद्वान देखने को मिलते हैं जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। नाम सुना है सबने, गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड शब्द ने इस काल की संस्कृति के लिए, नवपाषाण काल की संस्कृति के लिए नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है।
एंड अन्न उत्पादक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है, अन्न उत्पादक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया हुआ है। नवपाषाणिक क्रांति शब्द का मतलब क्या है? नवपाषाणिक क्रांति का मतलब यह है, यहां पे क्रांति रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब, क्रांति अलग चीज होती है, आंदोलन अलग चीज होता है। क्रांति विद्रोह एक समान शब्द है, आंदोलन अलग चीज है। जब किसी व्यवस्था में बहुत सारे उप व्यवस्थाएं होती हैं, उप आयाम होते हैं, जब किसी एक व्यवस्था के किसी एक आयाम में परिवर्तन होता है, सारे के सारे आयाम में अचानक तात्कालिक परिवर्तन नहीं होता है, तो वह आंदोलन का कारण होता है। आंदोलन का कारण नहीं, आंदोलन के वजह से होता है, आंदोलन की परिणति मानी जाती है। जबकि पूरी की पूरी व्यवस्था के सभी आयामों में अगर ड्रास्टिकल चेंज हो जाए, तात्कालिक परिवर्तन हो जाए, तो वह किसकी परिणति मानी जाती है? क्रांति विद्रोह की परिणति मानी जाती है। अर्थात क्रांति का मतलब यह है कि आमूल चूल परिवर्तन हो जाना, पूरी की पूरी एक नई व्यवस्था ही देखने को मिल जाना। अर्थात गॉर्डन चाइल्ड साहब यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नवपाषाण काल का जो कल्चर है, संस्कृति है, तत्कालीन जो जीवन है, रहन सहन है, जीवन शैली जो है, वह पहले की तुलना में बिल्कुल एक नए रूप को प्रदर्शित करता है। इन्होंने कहा, गॉर्डन चाइल्ड ने, कि नवपाषाण काल का जो कल्चर था पहले की तुलना में बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन वाला था। यही कारण है कि नवपाषाणिक क्रांति शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। कृषि का विधिवत शुरुआत यहीं पे हो रहा है, तो अन्न उत्पादक संस्कृति बोल दिया। लेकिन कुछ ही समय के बाद, समझने की बात यह है, कुछ ही समय के बाद गॉर्डन चाइल्ड ने अन्य विद्वानों के जैसे यह मान लिया कि यह बात मैंने बोल दिया, एक किताब में लिख दिया, इस शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भले ही 1935 की अपनी एक किताब में, यूरोपियन कल्चर नामक एक किताब में, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर दिया। दो किताबें हैं इनकी, अभी नाम बताते हैं, 1934 1935 की। 1934 वाली पहली किताब में इन्होंने सिर्फ विचार व्यक्त किया था, नवपाषाण काल से संबंधित अपना विचार प्रकट किया था, एग्जैक्ट इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। 1935 में जो दूसरी किताब आई, उस किताब में इस शब्द का प्रयोग किया, नवपाषाणिक क्रांति। दो किताबें हैं, नाम उनके अभी आपको मैं बताता हूं, याद रखना है। बाद में चल करके गॉर्डन चाइल्ड ने स्वीकार किया कि हमने अमुक किताब में अपने जो नवपाषाणिक क्रांति का है, नवपाषाण काल के लिए इस शब्दावली का उल्लेख किया है, वास्तव में वह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि साल 2 साल पहले मुझे लग रहा था, मतलब गॉर्डन चाइल्ड को लग रहा था कि आमूल चूल परिवर्तन अचानक से देखने को मिलता है। मतलब मनुष्य बालक स्थिति में है, असभ्य है, और अचानक से बिल्कुल वृद्धावस्था में अनुभवी हो गया, तो बीच का जो लेयर है वह बिल्कुल गायब है। क्रांति हो गई अचानक से, अकस्मात परिवर्तन। इन्होंने स्वीकार किया, नहीं मैं गलत था, साल 2 साल पहले जो मैं जैसा सोचता था वह निश्चित रूप से ठीक नहीं है। अन्य विद्वान जैसे सोचते हैं, मुझे भी वैसे ही सोचने की जरूरत है। अर्थात वास्तव में नवपाषाण काल का कल्चर जो था वह कोई रेवोल्यूशन नहीं था, वह कोई क्रांति नहीं थी। इन्होंने कहा, अन्य विद्वान जैसे कहते हैं ना, वैसे ही मैं भी मानने लगा हूं। मैं भी अब यह स्वीकार करता हूं कि सदियों से, हजारों वर्षों से जो एक विकास की यात्रा चल रही थी मानव जाति की, उसी की परिणति है, उसी की विकास का यह एक परिणति देखने को मिलता है नवपाषाण काल में, कि मृदभांड प्रचलन की शुरुआत हो गई,
खाद्य उत्पादन होने लगा, स्थायी आवास हो गया, गांव आत्मनिर्भर गांवों की शुरुआत हो गई। अर्थात इन्होंने भी अन्य विद्वानों की तुलना में मान लिया, अन्य विद्वानों के जैसे ही यह स्वीकार कर लिया कि नवपाषाण काल का जो कल्चर है, कृषि की विधिवत शुरुआत, मृद भांडों का विधिवत प्रचलन, फिर स्थायी जीवन, इसके साथ साथ छोटे आकार वाले आत्मनिर्भर गांवों की शुरुआत, ये सब इस काल की नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं जो कि पहले नहीं देखने को मिलती हैं। और इन्हीं आधार पर इन्होंने पहले कह दिया था कि वास्तव में यह रेवोल्यूशनरी एज है, क्रांति का काल है। अचानक से बिल्कुल सब बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे अन्य लोग विद्वान मानते हैं वैसे अब मैं भी मान रहा हूं कि यह अचानक से नहीं हुआ, सदियों से, हजारों सालों से मानव जो विकास करता चला आ रहा था उसी की एक परिणति देखने को मिलती है। बात स्पष्ट है। ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक वैसे ही नवपाषाण काल के लिए भी क्रांति शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। भले ही गॉर्डन चाइल्ड ने इस समय काल के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में इन्होंने मान लिया कि यह वास्तव में कोई अचानक से प्रस्फुटित उद्भव हुई कल्चर नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रक्रिया का धीरे 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 यह चरम परिणति देखने को मिलता है। बात स्पष्ट है। यह एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें याद रखना है। अब यह जो किताब है, इनकी पहली किताब आई 1934 में, और निश्चित रूप से नोट होना चाहिए, न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंशिएंट, एक किताब इनकी मोस्ट एंशिएंट 1934। इस किताब में इस शब्दावली का प्रयोग इनके द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया गया है, कॉन्सेप्ट पर विचार किया गया है। इस किताब में, पहली किताब में गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति का जो विचार है, जो आइडिया है ना, सिर्फ उसको बताने का प्रयास किया है। याद रहेगी किताब, न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंशिएंट। क्लियर है बात? चले, अगली जो इनकी किताब आई 1935 में, द प्री हिस्टोरी ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, और इस किताब में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में इन्होंने मान लिया कि मैं गलत हूं। बाद में चल करके इन्होंने मान लिया कि अकस्मात परिवर्तन नहीं हुआ था, अकस्मात परिवर्तन नहीं हुआ था कि मध्य पाषाण काल में बिल्कुल मनुष्य पंगु है और नवपाषाण काल में अचानक से इतना सभ्य हो गया कि आत्मनिर्भर छोटे छोटे गांवों का विकास कर गया, स्थायी जीवन पे आ गया। इन्होंने मान लिया कि अकस्मात परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि सदियों से जो विकास की यात्रा चल रही थी, विकास की यात्रा जो सदियों से चली आ रही थी, उसी का एक परिणति था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की संस्कृति उसकी एक परिणति थी। यह अकस्मात प्रस्फुटित होने वाली संस्कृति नहीं थी, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का यह परिणाम था। क्लियर है बात? ठीक है। एक और महत्वपूर्ण ब्रिटेन के पुरातत्ववेत्ता हैं एंड्रयू शेराट, एंड्रयू शेराट। इन्होंने नवपाषाण काल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है,
द्वितीय द्वितीयक द्वितीयक उत्पादक संस्कृति। संस्कृति इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो कुल 3 नाम निकल करके आए। एक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जॉन लुबाक, फिर कुछ बातें गॉर्डन चाइल्ड को लेकर के, कॉन्सेप्ट वाली बातें, कुछ तथ्य 2 किताबों, और नवपाषाणिक क्रांति शब्द, अन्न उत्पादक संस्कृति, और एंड्रू शेराट जिन्होंने द्वितीय उत्पादक संस्कृति शब्द का प्रयोग नवपाषाण काल के लिए किया हुआ है। बात स्पष्ट होगी उम्मीद करता हूं। बात को आगे ले चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा कि यह जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल के जो उपकरण हैं, वह उपकरण कौन कौन से हैं। बहुत सारे ऐसे भी उपकरण देखने को मिलेंगे जिनके विषय में शहरी लोग कम जानते हैं, गांव के लोग ज्यादा जानते हैं। अगर आपसे भी पूछा गया कि इस काल का सबसे प्रमुख उपकरण कौन सा था, क्या उत्तर होगा, बताएंगे जरा। नवपाषाण काल का सबसे प्रमुख उपकरण कौन सा था? नवपाषाण काल का सबसे प्रमुख उपकरण सेल्ट आपको पहले भी बताया हुआ है, अर्थात पॉलिशदार कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का मतलब हस्त कुठार नहीं। गांव में रहने वाले लोग जानते होंगे बसूली क्या होता है। हथौड़ा, ये सब पत्थर के ही हैं। हथौड़ा। फिर ओखली का नाम जरूर सुना होगा। ओखली में कुछ पीसना है, कूटना है तो मूसल। आरी, ईटीसी इस प्रकार के इस काल के उपकरण हैं, पत्थर के ही बने हुए। अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इन सब में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा, तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो उपकरण था, सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण वह पॉलिशदार कुल्हाड़ी था, अर्थात सेल्ट नहीं, सेल्ट। अर्थात नवपाषाण काल में सर्वाधिक लोकप्रिय कह लें या सर्वाधिक प्राप्त होने वाला पाषाण उपकरण कौन सा था, तो सर्वाधिक लोकप्रिय या सर्वाधिक प्राप्त होने वाला पाषाण उपकरण पॉलिशदार कुल्हाड़ी था। अब इस काल में आपको याद है कि इस काल में पत्थर के जो उपकरण प्रयोग में हो रहे हैं, मध्य पाषाण काल में भी हमने देखा हुआ था कि तकनीक में परिवर्तन होता है। पूरा पाषाण काल के जो औजार उपकरण रहे उनकी तुलना में मध्य पाषाण काल में तकनीक में परिवर्तन होता है और ज्यामितीय आकार के भी उपकरण देखने को मिलते हैं। अब घर्षित, पॉलिश्ड इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मध्य पाषाण काल की तुलना में नव पाषाण काल में भी उपकरणों की तकनीकी में निश्चित रूप से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों भाई, क्या चीज? फिर से इस वाले के संदर्भ में फिर से गॉर्डन चाइल्ड के संदर्भ में बात हुई थी। 1934 में इनकी एक किताब आई थी, न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंशिएंट। इस किताब में गॉर्डन चाइल्ड ने सिर्फ और सिर्फ विचार प्रस्तुत किया हुआ था नवपाषाण क्रांति
से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था वह सिर्फ प्रस्तुत किया हुआ था, लिखा हुआ था। नवपाषाणिक क्रांति शब्द नहीं लिखा हुआ था इस किताब में। अगले वर्ष एक किताब आती है इनकी, द प्री हिस्टोरी ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। इस किताब में ही गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया हुआ था। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति और अन्न उत्पादक संस्कृति का प्रयोग नवपाषाण काल के लिए किया हुआ है। इसी क्रम में एक और नाम बताया, ब्रिटेन के ही एंड्रयू शेराट। एंड्रयू शेराट ने नवपाषाण काल के लिए द्वितीय उत्पादक संस्कृति शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया नवपाषाण काल के उपकरण, जिनमें सबसे प्रमुख पॉलिशदार कुल्हाड़ी, हस्तकुठार या कुठार, जिसे सेल्ट भी कहा जाता है, बसुली, हथौड़ा, ओखली, मूसल, आरिया आदि। सर्वाधिक लोकप्रिय या सर्वाधिक प्राप्त उपकरण इस काल का कौन सा था? तो वह पॉलिशदार कुल्हाड़ी था। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। इस काल में जो औजार प्रयोग में आ रहे हैं, पिछली काल की तुलना में, मध्य पाषाण की तुलना में या पूरा पाषाण काल की तुलना में, अर्थात प्रत्येक तीनों चरण की बात किया जाए तो तकनीक में, उपकरण निर्माण की तकनीक में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और उपकरण निर्माण की तकनीक में जो परिवर्तन है, यही मुख्य आधार है पाषाण काल को 3 भाग में बांटने का। ठीक है, उपकरण निर्माण में परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन की वजह से ही पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। नहीं, अब बात करते हैं कि यह जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का जो उपकरण है, का उपकरण किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जा रहा है? तो इस काल के जो भी उपकरण हैं जिनके नाम ऊपर अभी हमने देखे, इस काल के उपकरण का प्रयोग या तो कृषि कार्य में हो रहा है, या इस काल के उपकरण का प्रयोग बढ़ईगिरी के क्षेत्र में किया जा रहा है। बढ़ई संबंधी, बढ़ईगिरी का कार्य, शिल्प कार्य, शिल्प के बहुत सारे उदाहरण, सामान्य प्रचलन देखने को मिलेगा शिल्पियों के द्वारा। इन कार्यों में इस काल के उपकरणों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। अब ये जो नवपाषाण काल का उपकरण है, तो एक प्रश्न बनता है कि भारत में पाषाण कालीन जो प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ, भारत में पाषाण काल शब्द का प्रयोग, भारत में पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल का जो प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ वह किस काल का था? अर्थात आपको याद होगा 1842 कर्नाटक मैसूर जिला लिंगसुगूर, कर्नाटक लिंगसुगूर से सर्वप्रथम हमें एक पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट वगैरह 1863 में हैं, नहीं, उनके जो सहयोगी हैं वो 1863-64 के दौर के लोग हैं। फिर कार्लाइल 1867 वाले हैं, लेकिन 1842 में यहां से हमें सर्वप्रथम उपकरण प्राप्त हो रहा है। और यह जो उपकरण प्राप्त हो रहा है यह था पॉलिशदार कुल्हाड़ी। बाद में चल करके हमें पता चला कि पॉलिश किए हुए हस्तकुठार कुल्हाड़ी का प्रयोग तो नवपाषाण काल में होता था, लेकिन मिल तो गया था 1842 में ही। तो भारत में प्राप्त प्रथम प्राग ऐतिहासिक उपकरण, पाषाण कालीन उपकरण किस काल का था? तो यह नवपाषाण काल का था। याद रहेगी बात। भारत में प्रथम प्राग ऐतिहासिक जो उपकरण प्राप्त हुआ 1842 में लिंगसुगूर से प्राप्त हुआ, और यह नवपाषाण काल का था। मतलब नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा
इस प्रकार के उपकरण प्रयोग में किए जाते थे। बात स्पष्ट है, कोई दुविधा तो नहीं है इसमें? क्यों भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? भारत में जो पाषाणकालीन प्रथम उपकरण प्राप्त हो रहा है 1842 में, उस समय नहीं पता था कि यह क्या है, किस समय काल का है, किन लोगों के द्वारा। बाद में पता चला कि यह तो नवपाषाण काल से संबंधित उपकरण था। खोज तो 1842 में ही हो गई, पता बाद में चल रहा है कि यह किस काल का है। दूसरी बात कि पॉलिशदार कुल्हाड़ी था, सामान्य नहीं था। बात स्पष्ट होगी उम्मीद करता हूं। इसी कड़ी में 1860 का दौर है, जब ली मैसूरिये को टोंस नदी बहती है इलाहाबाद मिर्जापुर बॉर्डर क्षेत्र में। टोंस नदी घाटी क्षेत्र में पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त हो रहा है। पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त हो रहा है नवपाषाण कालीन से। बाद बहुत सारे ऐसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सिगड़ी में कुछ बातें कि यह जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का सांस्कृतिक जीवन कैसा देखने को मिलता है। सांस्कृतिक जीवन मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि विधिवत रूप से प्रचलन में देखने को मिलती हैं, विधिवत रूप से प्रचलन में देखने को मिलती हैं। वह सांस्कृतिक जीवन, जैसे विधिवत रूप से कुछ एक अपवाद स्वरूप साक्ष्य मध्य पाषाण काल में प्राप्त हो रहा है, लेकिन विधिवत रूप से प्रचलन नहीं है। खाद्य उत्पादन का विधिवत रूप से प्रचलन सबसे पहले नवपाषाण काल में, इसके साथ साथ मृदभांड परंपरा का प्रचलन मतलब अपवाद स्वरूप नहीं, कुछ एक स्थानों पे नहीं, सारे स्थानों से अब मृदभांड के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो यह सामान्य प्रचलन हुआ। मध्य पाषाण काल में कुछ एक स्थानों से इसकी झलक मिलती है, वह अपवाद स्वरूप है, सामान्य प्रचलन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मेहरगढ़ नवपाषाण काल का है, जबकि भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो कुछ अपवाद हैं, इन बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, वैसे, इस तरह से फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा स्थायी जीवन की शुरुआत इसी काल में देखने को मिलती है। मध्य पाषाण काल में कुछ जगहों से मानव आबादी, झोपड़ी, आवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। स्तंभ गर्त प्राप्त हो रहा है, आबादी रह रही है, समुदाय में लोग रह रहे हैं, लेकिन पहली बार स्थायी जीवन की शुरुआत और कच्ची ईंट के मकान मिल रहे हैं। कच्ची ईंट के मकान अब मिल रहे हैं, मकान कमरे मिल रहे हैं, मतलब स्थायी है। पहली बार इस समय काल में ही न सिर्फ कमरे मिल रहे हैं, बल्कि इस समय काल में पहली बार विधिवत रूप से हर जगह से, अब खाली बागोर या आदमगढ़ अकेले मध्य पाषाण काल वाला नहीं है अपवाद स्वरूप, अब हर जगह से पशुपालन के सामान्य तौर पे साक्ष्य मिल रहे हैं। विधिवत प्रचलन है पशुपालन का, हर केंद्र से साक्ष्य मिल रहे हैं। पशुपालन का मतलब पालतू पशु। इसके साथ साथ इस काल में पहली बार छोटे पैमाने पर, छोटे आकार वाले
ग्राम समुदाय की जानकारी मिलती है, ग्राम समुदाय की जानकारी मिल रही है, अर्थात गांव के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं और ये गांव ऐसे हैं कि अपनी खुद की जो आवश्यकता है उस गांव में ही उत्पादन कर ले रहे हैं, अर्थात आत्मनिर्भर। याद रखिएगा, आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर शब्द जैसे ही आता है तो एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, हमें दूसरों की जरूरत नहीं है। क्या हम खुद में अपने आप में इतने पर्याप्त हैं, परफेक्ट हैं कि हमें दूसरों की जरूरत नहीं है? आत्मनिर्भर का मतलब यह, इसका मतलब कि व्यापार कार्य नहीं हो रहा होगा। हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर है, एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क नहीं, इसका मतलब तो यही निकल रहा है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर गांव है, बावजूद इसके तमाम सारे स्थलों से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ दूरी पे जाकर के वहां से कुछ चीजें लाई जा रही हैं, अर्थात दूर दराज के क्षेत्रों में आना जाना व्यापारिक गतिविधि। अब आज के नजरिए से व्यापार कार्य वाली स्थिति नहीं, लेकिन किन्हीं वस्तुओं का, किन्हीं अप्राप्य वस्तुओं का, जो कि मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा था, वो सीन यहां भी देखने को मिलता है। वहां पे अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में, यहां पे बड़े पैमाने पर, बावजूद इसके इस काल में आत्मनिर्भर गांव अर्थात अपना भरण पोषण करने के लिए जिन अनाज की, जिन वस्तुओं की जरूरत है, अपने क्षेत्र में ही, अपने गांव में ही उनका उत्पादन ये लोग करते थे। इस संदर्भ में आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूर दराज के क्षेत्रों में आना जाना बंद। आत्मनिर्भर कहने का मतलब सामंती प्रकार का, बावजूद इसके आत्मनिर्भर होने के बावजूद व्यापारिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अब कल जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो बारी बारी से इस काल से जुड़े हुए तमाम सारे जो साक्ष्य प्रस्तुत हो रहे हैं विभिन्न स्थलों से, मेहरगढ़ से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद। विजय जी, आप अपना फोन उठाइएगा और चेक करिएगा, ठीक है? सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है। हाँ,